Hello students, today again we are presenting to you with a new exclusive video. So let's start. Welcome again to our YouTube channel Social by Shivam. Today we will look at the chapter number 7 of class 7, part of the history, the making of regional culture. है ना, इसके ओनली हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं उनको डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज मनी पर्वलम। जो आपका मनी पर्वलम है, नेम एवोक रिटन इन दिस लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज को क्या बोला गया और इसमें एक आपकी जो बुक है फेमस वो आपको बतानी है। तो देखिए जो मनी प्रबलम है इस ये एक लैंग्वेज है, ये आप समझ गए हो। तो इज अ लैंग्वेज, द बुक रिटन इन दिस लैंग्वेज एक लीला तिलाकाम। लीला तिलाकाम ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है आपसे कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ ली जाए बुक का नाम, इसलिए मैंने इसको डाल दिया, वरना ये आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं आपको बताता जाऊंगा कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वर द मेजर पैट्रॉन्स ऑफ कथक। यहाँ पे एक वर्ड आया है कथक, है ना, इसकी अभी आगे भी हम पढ़ेंगे कथक का मीनिंग कहाँ है, और ये संस्कृत से लिया गया है बेसिकली। तो स्टोरी जैसे हम लोग कहते हैं ना, कहानी या कथा, आप लोग जानते हो कि कथा, तो वही कथा वाला ये क्या है आपका कथक है, उसी से बनाया गया है। आगे इसको डिस्कस करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। द मुगल्स वर द मेजर पैटर्न्स ऑफ कथक। तो यहाँ पे किसके बारे में बताया गया, मुगल्स हैं इसके, जो पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में, इसके क्या है, तो मुगल्स के द्वारा ये किया गया था। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे देखिए जिनको ये चीज़ समझ में ना आई हो, क्योंकि बहुत से लोगों ने चैप्टर शायद ना पढ़ा हो, तो मैं उन्हें बता दूँ कि इसका मतलब क्या पूछा गया है कि जो कथक है उसके संरक्षक कौन है, मतलब उसकी जो देख रेख करना, उसको संभाल के रखना, उसको आगे बढ़ाना, ये किसने किया ये काम, तो इसका काम मुगल्स ने किया। ठीक है ना, जो आर्ट में बहुत सारा काम है हमारे देश में हुआ है वो मुगल्स के द्वारा ही हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके में पूछा गया है, वाई डिड मिनिस्टर्स प्रोक्लेम द अचीवमेंट ऑफ हीरोज। ठीक है ना, अब यहाँ पे बात की गई है कि जो आपके क्या बोलते हैं हीरोज हैं या नायक बोले जाते हैं ना, जो हम लोग रोल मॉडल जिसको मान के चलते हों, है ना। यहाँ पे हीरो मतलब एक्टर से नहीं है, जैसे मान लो महाराजा छत्रपति शिवाजी हुए या जो राजपूत हुए पृथ्वीराज चौहान हुए, ऐसे लोगों का यहाँ पे जिक्र हुआ है। तो ये जो हीरोज हैं इनकी जो उपलब्धियाँ हैं, अचीवमेंट्स हैं, उसका यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना मिनिस्टर्स, ये एक टाइप से आप समझ सकते हैं गायक का काम करते हैं, गाने का काम करते हैं, उनको बोला जाता था। तो गायक आप इसको समझ सकते हैं हिंदी में। तो जो गायक हैं उनने जो हमारे हीरोज हैं उनकी जो अचीवमेंट है उनको कैसे डिस्क्राइब किया है ना, कैसे उसके बारे में बताया है। अब सिंपल सी बात है कि जब आप समझ गए हो कि इसका मतलब है गायक, तो गायक गा के ही बताएगा। तो देखिए इन्होंने कैसे दिखाया है, तो टू रिसाइट पोएम एंड सॉन्ग्स, तो पोएम के थ्रू बताया है और सॉन्ग्स के थ्रू, विच डिस्पेक्टेड द स्टोरीज ऑफ द राजपूतास। जो राजपूत आपके किंग्स थे उनकी आपकी स्टोरी बताई है, कैसे, बाई सॉन्ग और बाई पोएम। ठीक है, वाई रिकाइटिंग सच पोएम्स एंड सॉन्ग्स दीज मिनिस्ट्रल्स इंस्पायर अदर्स टू फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ राजपूत। और इन्होंने कोशिश की है उसके थ्रू बताने की कि जैसे राजपूत लोग वीर थे, आप लोग सुनते आए होंगे पृथ्वीराज चौहान जो सबसे वीर थे, जिसपे मैंने एक आपका क्वेश्चन भी कराया था। तो ऐसे ही जो राजपूतास थे भारत के, वो बहुत वीर पुरुष माने गए हमेशा, जितने भी राजपूतास थे वीरों का खून माना गया है ना, वीर माने गए कि ये लोग सर कटा लेते थे पर सर झुकाते नहीं थे कभी, चाहे मुगल्स हो चाहे कोई भी हो, सबसे इन्होंने बराबर युद्ध लड़े हैं, चाहे सर कटा लिया पर सर कटाया नहीं है। आपने देखा हो अलाउद्दीन खिलजियां से कितनी लड़ाई लड़ी, कई ऐसे थे जिनसे लड़ाइयाँ लड़ी, आपने स्टोरी सुनी होंगी। तो उनके बारे में बताते हैं किसके थ्रू, सॉन्ग्स और पोएम के थ्रू बताते हैं कि जो राजपूत थे ऐसे ही सबको बनना चाहिए, उसका एग्जाम्पल एक सेट करके बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई डिड कंक्योरट्स ट्राई टू कंट्रोल द टेम्पल्स ऑफ जगन्नाथ एट पुरी। अब आप सभी जानते हैं कि जगन्नाथ टेम्पल कहाँ है, तो पुरी जो कि उड़ीसा का पार्ट है, वहाँ पे आपको ये टेम्पल है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हर जो भी किंग आता था या जो भी एम्पायर होता था वो ऐसा क्यों चाहता था कि जो जगन्नाथ का मंदिर है उस पर हम अपना क्या कर लें, कंट्रोल पा लें, उस पर अपना आधिपत्य जमा लें, कंट्रोल कर लें। देखिए रीजन क्या थे इसके, इसको देखो आंसर में डिस्कस करते हैं। द टेम्पल ऑफ जगन्नाथ एट पुरी गेन्ड इम्पोर्टेंस एज अ सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज।
अब क्या हुआ कि जो जगन्नाथपुरी का मंदिर था वो धीरे धीरे अपनी इम्पोर्टेंस बढ़ा रहा था। सोशल इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही थी, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी बढ़ रही थी, और आपकी पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस भी वहाँ पे बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, इट्स अथॉरिटी इज एन सोशल एंड पॉलिटिकल मैटर्स आल्सो इंक्रीज। वही बात यहाँ बोली गई कि सोशल और पॉलिटिकल पावर्स भी इस टेम्पल की बढ़ रही थी। देखिए, कंक्योर्स ट्राई टू एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द टेम्पल्स, और जो कंक्योर्स थे वो चाहते थे कि हम अपना जो एम्पायर है उसके कंट्रोल में किसको ले लें, जगन्नाथपुरी टेम्पल को ले लें। इसके पीछे देखिए एक और रीजन था। अब इकॉनमी भी इसका एक रीजन था। क्यों था? क्योंकि जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर है तो अब उसके अगल बगल क्या होगा, कहीं ना कहीं इकॉनमी जनरेट होगी, है ना। लोग अपना व्यवसाय चालू करेंगे, ट्रेडिंग, सामानों को बेचना चालू करेंगे। तो एक इकोनॉमिकल भी बनता जा रहा था, इसके अलावा पॉलिटिकल भी था। और आपने कई बार देखा होगा कि इसी पे कई बार अटैक हुआ है, यहाँ के खजानों को लूटा गया है। तो इसलिए सभी चाहते थे कि मंदिर पे हमारा क्या हो, उस पर कंट्रोल हो। आगे देखिए, दे फेल्ट दैट दिस वुड बी मेक देयर रूल एक्सेप्टेबल टू द लोकल पीपल, और उन्हें लगता था कि हम अगर इस पे कंट्रोल कर लेंगे तो जो लोकल के पीपल्स हैं, जो वहाँ के आम नागरिक हैं, वहीं के रहने वाले हैं, वो हमें एज अ किंग एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वर टेम्पल्स वेंट इन बंगाल। अब कोलकाता, बंगाल वाले क्षेत्र, कोलकाता वाले क्षेत्र की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा क्या था, मतलब कि यहाँ पे आपके लगातार टेम्पल्स बिल्ट हो रहे थे। देखिए, यहाँ पे मस्जिद पहले हो गई थी, तो मस्जिद थी वो ऑलरेडी यहाँ बन चुकी थी, ठीक है ना। जो मस्जिद थी वो ऑलरेडी बन चुकी थी, पर टेम्पल्स पहले इतनी नहीं थे बंगाल वाले एरिया में। तो बंगाल जो हम आ रहा है आज पश्चिम बंगाल है, उस समय पूरा बंगाल हमारा था। तो तब की बात हो रही है, यहाँ पे टेम्पल्स क्यों बनाए जा रहे थे। तो देखिए, टेम्पल्स वर बिल्ड इन बंगाल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। अब रीजन्स क्या है देखिए, तो इंक्रीजिंग इन रिलीजियस फेथ, जो लोगों का विश्वास था धर्म के प्रति वो बढ़ रहा था। जो रिलीजियस फेथ था, मतलब धर्म में जो विश्वास था लोगों का, जो अपने धर्म में विश्वास चल रहा था, वो बढ़ता जा रहा था। लोग धीरे धीरे धर्म को मानने लगे थे, है ना, पूजा पाठ करने लगे थे, रिचुअल प्रैक्टिसेस करने लगे थे। इसलिए क्या हुए, जो टेम्पल्स थे वो बिल्ड अप होने लगे। नेक्स्ट जो रीजन था कि आपके मस्जिद ऑलरेडी बने हुए थे, जैसे मैंने बोला है, मॉस्क्यू हैड ऑलरेडी बीन बिल्ट, ठीक है। थर्ड रीजन था, पावरफुल पीपल वांट टू डेमोन्स्ट्रेट देयर पावर एंड प्रोक्लेम देयर पाइटी। एक मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर, उसमें बताया था कि जब भी कोई बड़ा एम्पायर इस्टेब्लिश होता है तो वो दो चीज़ों में अपने प्रदर्शन करके दिखाता था। पहली चीज़ तो देखो, फोर्ट, बड़े बड़े किले बनाना, किलेबंदियाँ करवाना, और सेकंड चीज़ होती थी टेम्पल्स। इन दो के थ्रू अपनी पावर दिखाई जाती थी। मतलब अगर जिस स्टेट में, जिस एरिया में, जिस रीजन में बड़े बड़े फोर्टिफिकेशन है और टेम्पल्स हैं, समझो वहाँ का जो राजा है वो उतना ही क्या है, समृद्ध है, पैसे वाला है और पावरफुल है। तो इसलिए भी क्या हो रहे थे, टेम्पल्स बनाए जा रहे थे। फोर्थ है कि लो पीपल आर टू पार्टिसिपेट इन द टेम्पल्स बिल्डिंग। जो नीचे तबके के लोग थे, निचले क्रम के लोग थे, या आप समझ सकते हैं जिसकी सोशल जो पोजीशन थी वो अच्छी नहीं थी, वो लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे थे इसको, मंदिर को बनाने में। इसके अलावा जो था कि न्यू इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल आल्सो हेल्प इन टेम्पल सेटिंग अप। अब क्या हो रहा था, जैसे मंदिर बन रहा है, अब मंदिर बन रहा है तो वहाँ मजदूरों को सैलरी मिलेगी, जो मजदूर होंगे उनको, वर्कर्स को सैलरी मिलेगी। इसके अलावा जो उसमें सामान देने वाले होंगे, काश्तकार होंगे, चित्रकार होंगे, पेंटिंग करने वाले होंगे, उनको भी पैसा जनरेट होगा। और जब मंदिर बन जाएगा तो उसके आसपास जो मार्केट डेवलप होगा, उनको भी इकोनॉमी जनरेट होगी। तो इस वजह से इकोनॉमी जनरेशन के लिए भी ये मंदिर बनाए जा रहे थे। एंड द लास्ट वन इज सपोर्ट ऑफ ब्राह्मण्स टू गेट आइडल प्लेस इन टेम्पल फ्रॉम हट्स। हट्स का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो, एक प्रकार से झोपड़ी से होता है ना, झोपड़ी टाइप की होती है। तो छोटी छोटी झोपड़ियों में भगवान की मूर्तियाँ रखी थी, और उन मूर्तियों का देखने वाला कौन था, ब्राह्मण से होते थे। तो ब्राह्मण से भी इस चीज़ से खुश थे। क्यों? क्योंकि भगवान अब झोपड़ी से जाके कहाँ पहुँच रहे थे, मंदिरों में बड़े बड़े। जैसा कि अभी आपने अयोध्या वाले केस में देखा होगा कि भगवान राम की मूर्ति है वो एक झोपड़ी में या तिरपाल टाइप की बनी हुई थी, उसमें रखी हुई थी। पर जब ये केस आता है और मंदिर के पक्ष में फैसला आता है तो भव्य राम मंदिर बनवाया गया। तो यही रीजन यहाँ पे हुआ कि जो ब्राह्मण्स का था उनका भी सपोर्ट मिल रहा था, और ब्राह्मण्स का सपोर्ट आपको राज्य चलाने के लिए इम्पोर्टेंट था। तो ये कुछ रीजन थे जिस वजह से जो आपका बंगाल वाला एरिया है, यहाँ पे लगातार मंदिर बनाए जा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, डिस्क्राइब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कल्चर ऑफ योर रीजन फोकसिंग ऑन योर बिल्डिंग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड पेंटिंग। देखो यहाँ पे एक पूछा गया कि आपके जो एरिया है वहाँ पे कैसा कल्चर है, रीजन, वहाँ की फोकस, उसके बारे में लिखना है। तो यहाँ पे एक दिल्ली का इम्पोर्टेंट ये दिया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वॉज, अब देखिए यहाँ पे टॉपिक बदल के आया है। अब आप नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन देखेंगे। हु वॉज अनंत बारमान,
जो अनंत वर्मान था, अनंता वर्मान या अनंत बर्मन या अनंत बारमान, ये दो तीन नामों से इसको बोला जाता है। इसके बारे में सिंपल सा वन लाइनर क्वेश्चन है कि यह कौन था, सिंपल सा यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखिए अनंत बर्मन या अनंत बर्मान, फिर मैं बोलता हूँ नाम कई इसको बोले जाते हैं। तो अनंत बर्मन या अनंत बर्मन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द गंगा डायनेस्टी। देखिए गंगा लिखा हुआ है पर ये गंगा नहीं गंग है, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इंग्लिश में ए जोड़ दिया जाता है, तो इसको गंगा से माँ गंगा या नदी वाला ना समझ लेना, ये है गंग, हिंदी में इसको गंग लिखते हैं। तो ये गंग डायनेस्टी थी, ये गंग एम्पायर था, उसका सबसे पावरफुल क्या था, सबसे पावरफुल और इम्पोर्टेंट किंग था। कब की बात है, तो 12th सेंचुरी की। ओके, नेक्स्ट देखिए, हु हु डिड किंग अनंग भीमा। अब यहाँ पे इसी डायनेस्टी की बात हो रही जो आप देख रहे हो, गंग डायनेस्टी। तो अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू, इसने अपना किंगडम किसी और को सौंप दिया था, दे दिया था, और खुद ने क्या कर लिया था, व्हाट डिड ही प्रोक्लेम हिमसेल्फ, और खुद को एक टाइप से आप समझ सकते हैं एक डिवाइन बता दिया था कि भगवान ने मुझको भेजा है और मैं भगवान का एक टाइप से आप कह सकते हैं आदमी हूँ, ऐसा इसने क्लेम कर दिया था। इसके बारे में देखिए, देखते हैं। किंग अनंग भीमा थर्ड डेडिकेटेड हिज किंगडम टू पुरुषोत्तम जगन्नाथ, एक पुरुषोत्तम जगन्नाथ थे, उनको अपना हैंड ओवर कर दिया था किंगडम, एंड प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज द डिप्टी ऑफ द गॉड, है ना, जो गॉड है उसका क्या है, डिप्टी है हम, है ना, गॉड ने हमें भेजा है, हम उनके भेजे हुए दूत हैं, ऐसा इन्होंने बोला था। नेक्स्ट है, व्हाट वाज कॉल्ड राजपूताज बाय द ब्रिटिश। अब यहाँ पे वी इंपॉर्टेंट का मतलब आप सब समझ गए होंगे, मुझे इसको बताने की जरूरत नहीं होगी कि IMP का मतलब क्या हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए, इन द 19th सेंचुरी की बात है, द रीजन दैट कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान, जो आज आप देखते हैं राजस्थान का पार्ट है, जो राजस्थान है वो किसका था, राजपूतों का। जो आपके राजपूत थे वो राजस्थान के ही थे, आप सब ये पढ़ते आए हो। अगर मैं इसको चैप्टर पढ़ाता तो आपको डिटेल में बताता, पर आप ये सब पढ़ते आए हो तो आपको ये बेसिक नॉलेज होंगी। जो राजस्थान वाला एरिया है वो राजपूतों का था, वहाँ पे राजपूत बहुत पावरफुल थे, उन्हें कोई हिला नहीं पाता था। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रिटिश जो थे तो उनने राजपूत को क्या बोला था, ठीक है। अब आप एक और चीज़ समझिए, अब ब्रिटिश की बात हुई है तो आप जानते होगे 19th सेंचुरी की बात हो रही है ना, 1800 के बाद की बात हो रही है, तो उन्होंने राजपूताना बोला था, जो वर्ड इन्होंने यूज किया था राजपूतों के लिए वो क्या था, राजपूताना। बस आपको इतना याद रखना है कि जो ब्रिटिश ने इन्हें बुलाया वो क्या बुलाया, तो राजपूताना बुलाया था। नेक्स्ट देखिए, डिफाइन द वर्ड कथक। अब यहाँ पे मैं जो कह रहा था ना कि अभी एक क्वेश्चन भी आएगा आपके लिए कि कथक क्या है, तो अब ये वो क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे टॉपिक फिर से चेंज हो गया है, अब नया टॉपिक है कथक, इस पे हम 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कथक क्या है, इसको थोड़ा सा बताइए। तो द टर्म कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम कथा, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया था कि एक वर्ड बनता है कथा। कथा आप सब जानते होंगे, सत्यनारायण की कथा, तमाम कथाएं हिंदू धर्म में होती हैं, तो कथा, ठीक है। कथा से क्या बनाया हमने, कथक। और ये कैसा वर्ड है, तो अ वर्ड यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर द स्टोरी, और ये स्टोरी के लिए संस्कृत या अदर लैंग्वेज में यूज होता था। ये कैसे लिया गया, तो कथा, आपको इतना याद है, द टर्म कथक इज ड्राइव्ड फ्रॉम कथा, अ वर्ड यूज इन संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज फॉर द स्टोरी। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, हु वर द कथकाश। अब कथक तो ठीक है, तो कथकाश कौन थे, तो द कथकाश वर ओरिजिनली अ कास्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। देखिए यहाँ पे एक कास्ट के लोग थे जिसका काम क्या था, स्टोरी टेलर्स, जो स्टोरियाँ थी, कथाएं थी, उन कथाओं को सुनाना, जो सुनाते थे उनकी एक कम्युनिटी थी, सोसाइटी थी, उनको एक कास्ट का नाम दिया गया, और वो कास्ट कौन थी कथकास। इन टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, और कहाँ पे पाई जाती है, तो नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में जो आपकी कथा सुनाने का काम करते थे, ठीक है। हु ब्यूटिफाइड देयर परफॉर्मेंस विथ गेस्चर एंड सॉन्ग, ठीक है, ये अपने सॉन्ग के द्वारा और आपके क्या बोलते हैं, सॉन्ग हुए आपके, और विभिन्न प्रकार के एक्सप्लेन करना, भावगीत है ना, समझ रहे हो, यहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना अपने इमोशंस के साथ, अपने हाथों से या किसी भी चीज़ के अपने एक्सप्लेशन बना के उसको कथाओं को सुनाना, सॉन्ग्स के थ्रू सुनाना, ये सब काम करते थे, और ये क्या थी, तो कास्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिन बच्चों ने देखिए यहाँ पे चैप्टर नहीं पढ़ा उनको हो सकता है ये समझ में नहीं आ रही होंगी चीज़ें, क्योंकि क्वेश्चन आंसर बात की चीज़ है, पहले तो आपको चैप्टर पढ़ना होता है। तो या तो आप उसको बुक से थोड़ा सा पढ़ लीजिए, या फिर सेकंड ऑप्शन यही है कि आप 2-3 बार वीडियो देख लीजिए तो आप याद कर लीजिए, या फिर वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद कर लीजिए,
यही रीजन है। आप सोचें कि आप आएंगे, एक दो 5-10 मिनट में वीडियो देखेंगे और याद हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो या तो आप लोग 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, या वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिए, या फिर पहले चैप्टर समझ लीजिए, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा वेयर डिड कथक डेवलप। अब कहाँ पे ये डेवलपमेंट हुआ, तो आपको याद रखना है कथक डेवलप्ड इन द कोर्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के जयपुर में और लखनऊ वाले एरिया में। जो लखनऊ के नवाब थे उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया था बहुत हद तक। जो वाजिद अली शाह थे, एक लखनऊ के नवाब थे वाजिद अली शाह, उनने इसको बहुत डेवलपमेंट इसका किया था। नेक्स्ट देखिए, अंडर हुज पेट्रोनेज डिड कथक ग्रो इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म। देखिए वही आ गया जो मैंने बताया, हुज पेट्रोनेज डिड कथक ग्रो, किसने इसको बढ़ाया, इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म, एक आर्ट के फॉर्म में इसको कैसे डेवलपमेंट किया गया, किसके ने इसका हेल्प की किसके थ्रू ये डेवलप हुआ। तो कथक ग्रू इनटू अ मेजर आर्ट फॉर्म अंडर द पेट्रोनेज ऑफ वाजिद अली शाह। जो मैं कह रहा हूँ, तो ये लखनऊ के नवाब थे, ठीक है ना। द लास्ट नवाब ऑफ अवध, ये लखनऊ के लास्ट नवाब थे। इसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ना, उसने कंक्योर कर लिया था अवध पे, ये बोल के कि यहाँ के लोग, यहाँ के राजा शासन नहीं चला पा रहे हैं, तो ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने, ज़बरदस्ती छीन लिया था, है ना। उसके बाद 1857 में इनके लड़के और बाई बेगम हजरत ने बहुत इंपॉर्टेंस, 1857 जो रिवॉल्यूशन हुआ उसमें बहुत एक अहम रोल निभाया था। खैर आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि वाजिद अली शाह के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। व्हाट आर मिनीटर्स। मिनीटर्स क्या है, देखिए एक स्मॉल टाइप की आर्ट होती है ना। आप हिंदी में इसको समझ सकते हैं, जो लघु चित्रकला बोल सकते हैं। तो उसके बारे में पूछा गया, तो मिनीटर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग, जो स्मॉल साइज की पेंटिंग्स हो सकती हैं, जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ ऑन पेपर, या तो पेपर पर या फिर क्लॉथ पर जो वाटर कलर का यूज करके मिनी स्मॉल साइज की पेंटिंग्स बनाई जाती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, मिनीटर्स बोलते हैं। ओके, किस पे, क्लॉथ पे या फिर पेपर पे वाटर कलर की यूज से छोटी छोटी जो पेंटिंग्स बनाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, मिनीटर्स कहलाती हैं। मिनीटर्स आर स्मॉल साइज पेंटिंग जनरली डन इन वाटर कलर ऑन क्लॉथ और पेपर। 3 बार बताया है, तो इसका रीजन है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द चीफ फूड आइटम ऑफ द बंगालीज। जो बंगालीज है उनका चीफ फूड समझे, या फिर आप समझे इसको बेसिक फूड, कि क्या बेसिक फूड है। जैसे हमारे यहाँ बेसिक फूड क्या है, तो रोटी सब्जी है, या आप चावल को भी यूज कर सकते हैं, जो हमारे यहाँ के बेसिक फूड है। तो बंगाल का आपसे बेसिक फूड पूछा जाए तो क्या है, तो राइस एंड फिश। तो क्या है वहाँ का बेसिक फूड, राइस एंड फिश, चावल और मछली ये लोग खाते हैं, ये इनका बेसिक फूड वहाँ पे है। व्हाट डू टेरिकोटा प्लीक्यूज ऑन द वॉल्स ऑफ टेम्पल्स एंड विहारास डेपिक्ट। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, तो कुछ ना कुछ रीजन होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो इसको सबसे पहले तो आप, टेराकोटा क्या होता है, ये भी एक टाइप की आर्ट है, ठीक है ना। ये टेराकोटा भी एक टाइप की क्या है, तो आर्ट होती है। इसके बारे में आपसे पूछा गया है कि मंदिर हैं, जैसे कि आपके टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स का यूज हुआ है, या फिर आपके विहार का यूज हुआ है। तो टेम्पल और विहार्स की जो वॉल्स हैं, दीवाल्स हैं, उन पर जो टेराकोटा है, एक टाइप की आर्ट है जो टेराकोटा है ना। और इसका मतलब वैसे होता है पट्टियों टाइप से, है ना, जो पट्टी का होती है ना, ऐसी टाइप से, इससे होता है। तो ये 2 चीज़ें पूछी गई हैं कि ये हमें क्या बताती हैं या क्या दर्शाती हैं। इसका मतलब इसका जो टेराकोटा बना हुआ है आपके टेम्पल्स में, विहार्स में, तो ये है क्या, ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, दे डिस्पाइट स्कैन ऑफ फिश बीइंग ड्रेसेस एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि मछलियों को तैयार करके टोकरियों में भरकर बाजार ले जाना दिखाया गया है। जो उस पर एक पेंटिंग बनी है उसके बारे में आपसे पूछा गया है कि जो टेम्पल्स हैं और जो बिहार से उस पर जो टेराकोटा की पेंटिंग है वो हमें क्या बताती है, उससे हमें क्या मतलब समझाया जाता है कि ये क्यों बनाई गई है। तो वहाँ पे समझाया गया है कि एक मछलियाँ हैं, उनको बढ़िया से तैयार किया गया है और उनको बास्केट में भर के, है ना, जो बास्केट में भर के बेचने के लिए मार्केट ले जाया जा रहा है। ये पेंटिंग वहां पे दिखाई गई है। आगे देखिए, मेंशन द रोल ऑफ द कैरकिस इन द डेवलपमेंट ऑफ मलयालम। अब मलयालम एक लैंग्वेज है, आप सभी जानते होंगे, जो मलयालम है वो एक क्या है, लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो अब इस लैंग्वेज के बारे में देख लिया, यहाँ पे फिर से आपका क्या हो गया, टॉपिक चेंज हो गया। तो इस लैंग्वेज के बारे में थोड़ा सा समझिए आप लोग, कि जो आपका एक वर्ड यहाँ पे लिखा है चैरसी, है ना, या चर्चिस, या हिंदी में इसको चैरसी बोल सकते हैं। इसका पूछा गया है कि इनका क्या इंपॉर्टेंट है, किसमें, तो मलयालम लैंग्वेज में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है द चेरा किंगडम, एक किंगडम आया है चेरा। अब किंगडम क्या होता है आप सब जानते हैं। चेरा किंगडम ऑफ
महोदयपुरम was established in the 9th century in the southwestern part of the पेनिशुला। एक और वर्ड आया पेनिशुला। तो पेनिशुला को मैं आपको बता दूं, पेनिशुला मतलब ऐसी लैंड जहां तीन तरफ पानी हो और एक तरफ लैंड हो, है ना। जो आप देखते हो साउथ इंडिया ऐसा है, आपने देखा होगा साउथ इंडिया ऐसा दिखता है आप सभी को। तो देखिए यहाँ भी पानी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ इंडियन ओशियन है, और यहाँ पे सी है, कौन सा, अरेबियन सी। तो इसकी तीन तरफ देखो, 1 2 और 3, तीन तरफ पानी है और एक तरफ यहाँ पे लैंड लगती है ना, जो एमपी वाला पार्ट आ जाता है और इंडिया। तो ये क्या कहलाता है, पेनिशुला, है ना। हिंदी में क्या बोलते हैं, तो प्रायद्वीप। तो यहाँ पे एक किंगडम था, कौन सा, चेरा। महोदयपुरम जगह का नाम है, महोदयपुरम इंसान का नाम है, सॉरी। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया, किसको, एक किंगडम को, कब, 9th सेंचुरी में। पेनिसुला मतलब इस वाले प्रेजेंट में आप समझ सकते हैं केरल वाला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट पार्ट ऑफ द केरल, मतलब जो केरल वाला पार्ट है वहाँ पे इन्होंने अपना इस्टेब्लिश किया। इट इज़ लाइकली दैट मलयालम वाज स्पोकिंग इन दिस एरिया, और इस एरिया में जो लैंग्वेज बोली जाती थी वो थी मलयालम। द रूलर्स इंट्रोड्यूस द मलयालम लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट इन देयर इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, और यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन थे या उनकी स्क्रिप्ट थी उसमें क्या मलयालम लैंग्वेज को दिखाया, दर्शाया गया है, रूलर्स को उस लैंग्वेज में बताया गया है। जो उनके मतलब शिलालेख टाइप होते हैं ना, जो पुरानी लिपियाँ हमें मिलती हैं, इंस्क्रिप्शन लिपियाँ के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है, मलयालम थी। नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड रीजनल कल्चर एवॉल्व। तो आपसे पूछा गया है कि जो रीजनल कल्चर है, मतलब छोटे से एरिया में पाए जाते हैं, मान लो यूपी के किसी पार्ट में कुछ रीजनल कल्चर है, कुछ किलोमीटर के बाद आपका कल्चर बदल जाता है, तो वो एक स्थानीय जगह के जो रीजनल कल्चर है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करते हैं आंसर को। रीजनल कल्चर टुडे आर ऑफ्टन द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशंस विथ आइडियाज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट मतलब उपमहाद्वीप, जो इंडिया और अगल बगल के आपकी कंट्रीज हैं उससे पूछा गया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो रीजनल कल्चर्स आज हम देख रहे हैं ये क्या है, तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स मतलब मिले हुए, दो लोगों से या तीन लोगों से जो इंटरमिक्सिंग होती है उसको बोलते हैं। तो इंटरमिक्सिंग है किसकी, देखो कुछ लोकल ट्रेडिशंस हैं, मान लो फॉर एग्जांपल एक बुंदेलखंड का एग्जांपल लेते हैं, तो बुंदेलखंड के जो कल्चर होंगे वो कुछ स्थानीय कल्चर होंगे जो सिर्फ बुंदेलखंड में हो रहे हैं। ऐसी कुछ रिचुअल्स होंगी जो सिर्फ बुंदेलखंड में होती हैं, बुंदेलखंड से बाहर हमें देखने को नहीं मिलती। और इसके अलावा ये मिक्स होंगी किसके साथ, अदर पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और कुछ इसमें जो रिचुअल्स हैं वो ऐसी भी होंगी जो पूरे इंडिया में हो रही हैं या पूरे इंडिया के आसपास की कंट्री में हो रही हैं। तो ये मिक्सिंग होगी, कुछ ऐसी होंगी जो केवल इस पार्ट में हो रही हैं और इनमें कुछ ऐसी भी होंगी जो हर जगह देखने को मिलती हैं। तो ये आज का कल्चर है जिसके बारे में बताया गया है। सम ट्रेडिशन अपीयर स्पेसिफिक टू सम रीजन, और कुछ रीजन्स में आप देखेंगे कुछ स्पेशल प्रैक्टिसेस होती हैं, कुछ स्पेशल ट्रेडिशंस होते हैं जो केवल उतने ही एरिया में होते हैं, उस एरिया से बाहर नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देखेंगे उत्तराखंड साइड तो कई प्रकार की वहाँ पूजाएं होती हैं, या आप केरला साइड जाएंगे, बंगाल साइड जाएंगे तो वहाँ आपने सुना होगा तंत्र तोटिकाएँ ज़्यादा चलती हैं। तो बंगाल से बाहर वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेंगी। तो कुछ रीजन ऐसे ट्रेडिशंस ऐसे भी होते हैं जो केवल उस पर्टिकुलर जगह पर ही हो रहे होते हैं। Others seem to be similar across region or at others derive from the older practice in the participate area but take a new form in the other regions। और जो बाकी आप देख रहे हैं कि other seems to be अदर अन्य सभी क्षेत्रों में जो आपको चीज़ें हैं वो सेम दिखेंगी। यहाँ पे बताया गया है जो और आप देखेंगे वो चीज़ें सेम दिखेंगी, पर किसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ ट्रेडिशंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ उतनी ही जगह में पाए जाते हैं, बाकी कॉमनली पाए जाते हैं। आगे देखिए, मेंशन ऑल द 6 डांस फॉर्म दैट आर रिकॉग्नाइज एज क्लासिकल। जो 6 क्लासिकल डांस है इंडिया के, वहाँ वो आपसे पूछे गए हैं। तो कौन से इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो पहला है कथक। कथक आपके कहाँ होता है, तो नॉर्थ इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में भी आपसे पूछा जाए कहाँ का है तो यूपी का आप हमेशा बताएंगे, यूपी में ये होता है। नेक्स्ट सेकंड है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, तो तमिलनाडु पे। कहाँ का है, तमिलनाडु का। कथकली केरला। उड़ीसी उड़ीसा, ये थोड़ा ईची है आपको याद रखना, उड़ीसी उड़ीसा का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी कहाँ का है, तो मणिपुर का। ये 6 आपकी क्या है, क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये आज नहीं हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट देखिए, हु वर द पीर्स, वॉट वॉज देयर पोजिशन इन सोसाइटी। इसके आगे फिर से वेरी इंपॉर्टेंट लगाए, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पीर्स क्या है और इनकी सोसाइटी में क्या पोजीशन थी। तो पीर्स वर स्पिरिचुअल लीडर्स हैविंग सुपर नेचुरल पावर्स। पीर्स को माना गया कि इनके पास एक सुपर नेचुरल पावर्स है, और ये एक धार्मिक लीडर्स थे या नेता थे या धार्मिक
जो अगुवाई करते हैं ना, वो लोग थे। और इनको माना गया कि इनके पास एक सुपर नेचुरल या आप कहें तो डिवाइन पावर है, जो कि आपने पढ़ा होगा ना डिवाइन वाला चैप्टर, वैसे ही कुछ। उसमें आपने एक पढ़ा था फकीर। फकीर जो थे इस्लाम धर्म से रिलेटेड था, और इस्लाम धर्म को प्रमोट कर रहे थे या दूसरे वे में, वो क्या थे, फकीर थे। वैसे यहाँ पे पीर्स हैं, आपने सभी सुना भी होगा शायद, पीर बाबा करके ऐसे सुना होगा। ये आल्सो फंक्शन एज अ टीचर्स एंड एडजुडिकेटर्स, और ये हमें जो थे एक टीचर्स के रोल में भी देखे गए। इन्होंने हमें समझाने का या किसी चीज़ को बताने का भी काम किया। वैन अर्ली सेटल्स इन बंगाल सॉट सम ऑर्डर इन एश्योरेंस इन द अनस्टेबल कंडीशन ऑफ द न्यू सेटलमेंट। अब यहाँ पे देखिए बंगाल की बात हो रही है, क्योंकि ये कम्युनिटी बंगाल में पाई जाती है। वैन अर्ली सेटलर्स है ना, अब जो अर्ली मतलब जो शुरुआत में वहाँ पे सेटल हो रहे थे, जम रहे थे लोग, तो उन लोगों ने क्या किया, इनको सपोर्ट भी किया, इनकी कंडीशंस को समझा, उन्हें सपोर्ट किया। अनस्टेबल कंडीशन ऑफ अ न्यू सेटलमेंट, पीर्स फेवर्ड देम एंड गेव देम फुल मोरल सपोर्ट, और इन्हें पूरा मोरल सपोर्ट, जो नैतिक सपोर्ट दे सकते थे, वो इनको दिया गया। पीपल वीव देम एज अ रिस्पेक्टफुल फिगर्स, और लोगों ने इनको एक रिस्पेक्ट के साथ देखा कि एक रिस्पेक्टफुल लोग हैं, एक रिस्पेक्ट वाली कम्युनिटी है, इनको मान सम्मान वहाँ पे दिया गया। द कल्ट ऑफ द पीर्स बिकम वेरी पॉपुलर एंड देयर श्राइन्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन बंगाल, और इनका जो कम्युनिटी थी वो धीमे धीमे बहुत फेमस हो गई, और बंगाल में इनके जो श्राइन है यानी कि जो मंदिर हैं वो भी देखने को मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, याद आपको करना पड़ेगा। आप सोचेंगे वीडियो देख के पास हो जाएंगे, तो नहीं होंगे, तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फिश इन बंगाल। जो फिश है उसके सिग्निफिकेंस आपको बताने हैं। तो देखिए, बंगाल इज अ रिवराइन प्लेन विच प्रोड्यूस एब्यूडेंट राइस एंड फिश। अब आपको पता है कि जो बंगाल है वो क्या है, तो रिवर्स के पास है, एक ऐसा प्लेस है या ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत सारी रिवर्स पाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो आपकी राइस का कल्टीवेशन है बहुत ईजिली हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे जो फिशिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। दीज टू आइटम्स आर इंपॉर्टेंट फूड फॉर द बंगालीज, और जैसे आप ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ के आए हैं कि जो बेसिक फूड है ये बंगालीज जो वहाँ के लोग हैं उनका था। फिशिंग हैज़ ऑलवेज बीन एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन इन बंगाल लिटरेचर। यहाँ तक देखिए, तो बंगाल जो है, तो बंगाल का जो व्यवसाय है, आप समझ सकते हैं बिजनेस है, वो क्या है, फिशिंग करना हमेशा से एक इम्पॉर्टेंट काम रहा है। और आप लिटरेचर में जो बंगाली लिटरेचर है, वहाँ का साहित्य है, कंटेन सेवरल रेफरेंस टू फिश। वहाँ पे आपको फिश के बारे में कई सारे आपको रेफरेंस मिलेंगे। जैसा कि हम अभी हाल एक पढ़ के आए थे कि एक जो मंदिर है उसके ऊपर एक चित्रकला है, आर्ट्स है, टेराकोटा, जिसमें बताया गया है कि जो फिश है वो तैयार होकर बास्केट में जा रही है मार्केट में बिकने के लिए। वही बात यहाँ पे की गई है कि व्हाट इज मोर, टेराकोटा प्लेक्यूज ऑन द वॉल्स ऑफ द टेम्पल्स एंड विहार्स डिस्पिक्ट स्कैन्स सेंस ऑफ फिश बीइंग ड्रेसेस एंड टेकन टू द मार्केट इन बास्केट। ये क्वेश्चन अभी हम एक डिस्कस करके आए थे, वही था। ये लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। एक क्वेश्चन है ये लॉन्ग में मैं आपको बता रहा हूँ, इतना लॉन्ग आपको लिखना नहीं है, पर मैं आपको पूरी बातें इस राजपूत डायनेस्टी, इस पूरे चैप्टर का अगर पूछा जाए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, तो वो राजपूत डायनेस्टी का ही है। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको सारे फैक्ट क्लियर कर दूंगा, आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाए उस हिसाब से आप आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द राजपूतास ट्रेडिशन ऑफ हीरोज, राइट इन ब्रीफ। ठीक है ना, आपसे राजपूत जो ट्रेडिशंस हैं, जो वहाँ का हीरोज में है, वहाँ के नायक हैं, उसके बारे में पूछा गया है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू। तो इसको देखिए, सबसे पहले समझना चालू करते हैं वन बाई वन। सारी चीज़ें आपको यहाँ राजपूत डायनेस्टीज के बारे में देखने को मिल जाएंगी, जो आपका राजपूताना था उसके बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर समझते हैं। राजपूताज आर क्लोजली एसोसिएटेड विद द कल्चर ऑफ राजस्थान। तो जो राजपूत हैं वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, राजस्थान से। जो राजस्थान है वो उन्हीं का बसाया हुआ है, और यहाँ का जो कल्चर है आज आप प्रेजेंट में देखते होंगे राजस्थानी कल्चर, वो राजपूतों ने ही बनाया हुआ है। इट इज़ दे हु मेड दिस कल्चर डिस्टिंक्टिव, और यही राजपूत हैं जिसकी वजह से ये कल्चर इतना इम्पोर्टेंट है या इतना आपको उभर के आया है। द कल्चरल ट्रेडिशन ऑफ राजस्थान वर लिंक्ड विद द आइडल ऑफ एस्प्रिंटेंस ऑफ रूलर्स, और यहाँ के रूलर्स रहे हैं, जहाँ पे अच्छे अच्छे किंग रहे हैं, उन्हीं के जो आइडल थे, जो उनके आइडियाज़ थे, जो उनके आदर्श थे, उन्हीं से लिंक है, मतलब जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, तो जो आपका कल्चर है, कहाँ का कल्चर, तो राजस्थान का। फ्रॉम अबाउट द 18th सेंचुरी, अब 18th सेंचुरी की बात हो रही है, मतलब 1700 के आसपास की। तो 18th सेंचुरी मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट डे राजस्थान वाज रूल्ड बाय वेरियस राजपूत फैमिली। जो राजस्थान का पार्ट था, आज राजस्थान आप देख रहे हैं, उसको राजपूत फैमिलीज ने क्या किया था, तो रूल्ड किया था, उस पर अपना शासन किया था, रूल किया था। द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान, अब इसका नाम सबने सुना है ना, जिसने इनका नाम नहीं सुना है
वो सोचो कि बहुत निम्न स्थिति में है, जिसने आज तक पृथ्वीराज चौहान हमारे देश के जो असली में हीरोज होते हैं उनका नाम नहीं सुना है। इज वर्थ मेंटोनिंग बिकॉज ही वाज वन ऑफ द एवलेस्ट राजपूत रूलर। और ये सबसे एवलेस्ट मतलब सबसे अच्छे, सबसे पावरफुल और सबसे जो उस चीज़ को डिजर्व करते थे राजपूत शासक थे, मतलब ऐसे राजपूत किंग थे। मतलब आप समझ लीजिए कि पूरी राजपूत डायनेस्टी में अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पावरफुल, सबसे अच्छा राजा कौन था, तो पृथ्वीराज चौहान थे। दीज राजपूत रूलर्स आर नोज फॉर देयर ब्रेवली। ये जो राजपूत डायनेस्टीज है ना, ये किसके लिए जानी जाती है, तो अपनी ब्रेवली मतलब बहादुरी के लिए जानी जाती है, अपने सेक्रीफाइस के लिए जानी जाती है। ये लोग अपना सिर कटा देते थे पर सिर झुकाते नहीं थे। आप लोगों ने कई इनके बारे में कविताएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि अपना सिर कटाने को तैयार रहते थे, युद्ध में हार जाते थे पर कभी सिर झुकाया नहीं था। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा इन्हीं के बारे में, एक सुनाऊंगा। आपने सुना होगा राणा के वंशज को लेके, वो भी मैं अभी सुनाऊंगा, पहले इसको ख़त्म कर लीजिए। They cherished the idol of heroes who fought valiantly, often choosing death on the battlefield rather than face defeat। ये लोग फेस डिफीट मतलब हार मानने से ज़्यादा अच्छा समझते थे कि खुद का क्या कर लो, सर कटवा लो पर सर झुकाओ मत, जो मैंने अभी बोला। अब देखिए, स्टोरीज अबाउट राजपूत हीरोज वर रिकॉर्डेड इन पोएम्स एंड सॉन्ग। और जो राजपूत हीरोज हैं, अब राजपूत हीरोज कौन है तो आप समझ चुके हैं, वो उनके जो किंग है उनकी बात यहाँ पे हो रही है। पोएम्स एंड सॉन्ग्स हैं, इनके द्वारा इनकी क्या ब्रेवली, जो इनकी बहादुरी है उसको दिखाया जाता है। विच वर रिसाइट्स बाय स्पेशली ट्रेंड मिनिस्ट्रल्स मिनिस्ट्रल्स दीज प्रिसिप्ट द मेमोरीज ऑफ हीरोज एंड वर एक्सपेक्टेड इंस्पायर्ड अदर टू फॉलो देयर एग्जाम्पल। ठीक है ना। और यहाँ पे पोएम के द्वारा और उसके द्वारा इनकी जो ब्रेवली की कथाएं हैं, कहानियां हैं, वो सुनाई जाती हैं और लोगों को इंस्पायर किया जाता है कि लोग बाग कैसे बने, राजपूतों जैसे बहादुर बन सकें। ऑर्डिनरी पीपल आल्सो लाइक दीज स्टोरीज विच ऑफ्टन डिस्पाइट ड्रामेटिकल सिचुएशन एंड अ रेंज ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन इन द फॉर्म ऑफ लॉयल्टी, फ्रेंडशिप, लव, वोलर, एंगर, ईटीसी। और हमें इन कहानियों से, इन पोएम्स के द्वारा या इन एपिसोड्स के द्वारा ये चीज़ें सीखने को मिलती हैं। क्या क्या चीज़ें सीखने को मिलती हैं, तो कैसे लॉयल रहें, कैसे एक दूसरे के प्रति फ्रेंडशिप रखें, फ्रेंड्स बन के रहें, एक दूसरे को धोखे ना दें, कैसे लव, वैल्यू और एंगर, ये सब यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये राजपूतों के बारे में थोड़ी सी आपकी थी। और जो मैं बात कर रहा था कि राजपूतों की वीर गाथाएं आप कैसे समझ सकते हैं, तो एक आपने सुना होगा बहुत छोटे में एक फेमस आप कह सकते हैं कविता थी, या कुछ भी आप उसको बोलते हो, सुना जरूर होगा। तो मैं उसको राणा की वंशज वाले की बात कर रहा हूँ कि मैं आपको, चलो मैं बता ही देता हूँ आपको सुना के वो कि क्या था। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, है ना, द्वंद समझते हो, तो द्वंद कहाँ तक पाला जाए, और दूध छीन बच्चों के मुख से क्यों नागों को पाला जाए। अगर हम बच्चों के मुंह से दूध छीन के नागों को दे रहे हैं तो ऐसा क्यों करें। दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वहीं उछाला जाए। जब इनसे पूछा गया कहाँ जाओगे, तो उन्होंने उनका दोनों तरफ भारत लिखा हो तभी सिक्का उछालेंगे, मतलब अगर इस साइड भी आए तब भी मुझे भारत चाहिए, उस साइड आए तब भी मुझे भारत चाहिए। और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक वाला जाए। तो ये लाइन लास्ट वाली तो सभी ने सुनी होंगी, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक वाला जाए। इस बगैर पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, तेरे मेरे दिल पर ताला, राम करे ये ताला जाए, वाहिद के घर दीप जले तो मंदिर तलक उजाला जाए, कब तक बोझ संभाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक पाला जाए। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो यहाँ पे ख़त्म होते हैं, और आप इनको याद कर लीजिए तो आपका बेनिफिट है। मेरा काम था वीडियो बनाना, तो मैं डाल देता हूँ वीडियो बना के। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो भी अब मैं आपको 8th चैप्टर की आपने बता रखा है सीखा, तो उसकी बना दूंगा। इसके अलावा आपको आपका जो सिविक्स है और आपका जो बचता है ज्योग्राफी, इसके जिस चैप्टर की आपकी वीडियो चाहिए तो आप तुरंत आप ग्रुप में बता दीजिए, तो मैं आपको पेपर से पहले बना दूंगा। जैसे कि पेपर में 1 वीक का टाइम है, तो प्लीज़ आप तुरंत बता दीजिए तो मैं बना दूंगा। आप लोगों ने 2 चैप्टर मांगे, मैं 2 चैप्टर आपको कंप्लीट करके दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच।